सीएम नीतीश कुमार की होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। प्रधानमंत्री आवास 7 LKM में यह मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12:30 पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। तो सरकार गठन के बाद से पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और दिल्ली दौरे में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। इन दोनों मुलाकातों के दौरान गृह मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे आज मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है वहां मुलाकात होगी 7 LKM में और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात होगी दिन में 12:30 बजे। तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, चूँकि बिहार में सरकार गठन के बाद और मुख्यमंत्री का पद एक बार फिर से संभालने के बाद ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी। तो ये काफ़ी मुलाकात अहम माना जा रहा है। लेकिन बिहार में नई सरकार बनने के बाद और एक प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद किस तरह से बिहार में विकास की गति को तेज किया जाए और किस तरह का एक रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिसका दावा लगातार जेडीयू बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है, उस डबल इंजन की सरकार से बिहार के लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। लिहाजा आगे किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से विकास की गति को तेज करना है, धार देना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अमितेश, नई सरकार गठन के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। जो आने वाला वक्त है इन 5 सालों का, उससे भी अपेक्षाएं जनता की है। शिष्टाचार मुलाकात है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या अपडेट है? तो चलिए संपर्क फिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि आज ये अहम और बेहद खास मुलाकात होने वाली है। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। हालांकि जो वादे एनडीए की सरकार की तरफ से बिहार की जनता के लिए किए गए हैं, तो ऐसे में काम भी करना है। और जब डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो बिहार की जो वस्तु स्थिति है उससे भी अवगत कराया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। अमितेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आज मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से होनी है। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। क्या हलचल है दिल्ली में? देखिए, इस समय मैं दिल्ली स्थित जो मुख्यमंत्री का आवास है 6K कामराज लेन, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलेंगे। पहले सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आ सकते हैं, दोनों एक साथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने। 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है प्रधानमंत्री आवास 7 LKM में। तो निश्चित रूप से ये बड़ी मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात का महत्व काफ़ी बड़ा है, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी मुलाकात है, सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात है, इस लिहाज से इसको बड़ी मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से दिन में 12:30 बजे मुलाकात होनी है। गृह मंत्री अमित शाह का जो आवास है कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर है, वहाँ पर मुलाकात होगी दिन में 12:30 बजे। तो दोनों मुलाकात काफ़ी अहम माने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपने आवास पर ही मौजूद हैं। यहाँ से निकलेंगे करीब 10:30 के आसपास यहाँ से निकलने का उनका समय है और 11 बजे उनकी मुलाकात तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। जी बिल्कुल, अपेक्षाएं काफी ज्यादा है इस कार्यकाल को लेकर के और वादे भी किए गए हैं एनडीए की तरफ से। इस पर भी बातचीत होगी जब सारे नेता एक साथ बैठेंगे और कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में वादे किए गए थे और जिस तरह से डबल इंजन सरकार में विकास की गति को बढ़ाने की बात कही गई थी, कहा गया था कि विकास की गति की, विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। क्योंकि बिहार में एम्प्लॉयमेंट देना है, बिहार में विकास तेज करना है और दोनों ही नेताओं की तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, दोनों की तरफ से लगातार ये घोषणाएं की गई थी, लगातार वादे किए गए
थे कि सरकार में आने के बाद बिहार में विकास को नई धार देंगे। और उसी क्रम में देखा जाए तो इतनी प्रचंड बहुमत जो मिली है बिहार की जनता ने दोनों की जोड़ी पर जो भरोसा जताया है, उसके बाद उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षाएं बढ़ी है और इस अपेक्षाओं को पूरा भी करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और नजर बना करके रखिए इस बैठक पर। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन के महज 1 महीने बाद ही मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं और बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा में सीट मांगने की नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दिया कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाएं कि हमको राज्यसभा की 1 सीट दें, नहीं तो वे बिहार में मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दें। गया जी में हम के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को ये नसीहत दी कि पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी बात रखें। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायकों और सांसदों की तरह वसूली करने का भी सार्वजनिक मंच से सुझाव देकर सबको हैरान कर दिया है। थोड़ा सा चौड़ा और मोटा और मजबूत करे की जरूरत हो। लड़ा बोला, हमारे बात न जाए थे प्रशासन में, न जाए थे लोग के बीच में, बतावा ना। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले, तोरा मुंह से कोई बात निकले की चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि तो न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ न रहबो, तू हमरा टिकट न देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ न रहबो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए। अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पर छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाए तो ऐसा कई एक मंत्री बन जेता आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो, करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीत हली। हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर, ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। हालांकि पार्टी के मंच से बयान के बाद बाहर निकले मांझी ने मीडिया में अपने इस बयान पर सफाई भी दी। मांझी ने कहा कि खबरों में कहा जा रहा था कि जेडीयू को 2 राज्यसभा सीटें, बीजेपी को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी जा रही है। ऐसे में हम कहां है? 2024 के चुनाव में हमसे 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय हमें 1 लोकसभा सीट दी गई, लेकिन राज्यसभा सीट अभी भी बकाया है।
कि भाई 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ है? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षण जीतन राम मांझी के बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी जहां मांझी को ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दे रही है, वहीं जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने मांझी के संख्या के आधार पर एनडीए में उचित फोरम पर बात रखने की अपील की है। तो आरजेडी ने मांझी के बहाने एनडीए पर निशाना साधा है और कहा है कि जीतन राम मांझी का एनडीए में सम्मान नहीं हो रहा, उन्हें मुंह छोड़कर आगे का प्लान करना चाहिए। सांसद विधायक निधि और कमीशन को लेकर जीतन राम मांझी जी द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच और निजी राय है। भाजपा का इस प्रकार के किसी भी बयान या सोच से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। माननीय जीतन राम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द समझा जा सकता है। वो किस तरह से वहां अपमानित महसूस कर रहे हैं। कोई सम्मान वहां नहीं है। राज्यसभा की सीट तो छोड़िए, विधान परिषद की सीट भी मिलेगी कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। अब उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए, सिर्फ दर्द बयां करने से नहीं होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस बयान का कोई पॉलिटिकल निहितार्थ है, क्योंकि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है वो अपने पार्टी के अंदर, क्योंकि वो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं और श्री संतोष मांझी जी वो हमारी सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो हम पार्टी का यह ऐसे में इंटरनल मैटर, बहुत ही अंदरूनी मामला है। इसमें दूसरी पार्टी को या हम लोगों को कुछ भी इसमें हस्तक्षेप करना कहीं से उचित नहीं। मंत्री पद पे रहना ना रहना एक व्यक्तिगत और पार्टी का निर्णय होता है, पर जब आपके पास संख्या नहीं हो तो राज्यसभा की मांग उचित मंच पे करनी चाहिए। बिहार में एनडीए के 5 घटक दल के शीर्ष नेता प्रबुद्ध हैं, राजनीति को समझते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बयान और आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक से बचना चाहिए, क्योंकि जनता में मैसेज गलत जाता है और आपस में मतभेद दिखता है। अपनी अलग पार्टी बनाकर बिहार चुनाव में उतरे तेज प्रताप यादव पूरी तरह से खाली हाथ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब नए साल में अपनी पार्टी के लिए बड़ा प्लान किया है। वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का विस्तार करेंगे। तेज प्रताप की माने तो केरल से लेकर बंगाल तक वे अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं और बंगाल चुनाव में भी उनकी पार्टी दम दिखाने मैदान में उतरेगी। हमारी पार्टी का रणनीति है, सदस्यता अभियान चल रहा है और हम लोग हाल ही फिलहाल हम यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और अभी बंगाल में भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में भी हमने प्रदेश अध्यक्ष का निर्माण किया, अभी केरला में भी हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी ऑल ओवर इंडिया में जनशक्ति जनता दल अपना परचम जो है झंडा लहराने का काम करेगी और आगामी जो चुनाव आ रहा है बंगाल में वो भी हम लोग फाइट करने का काम करेंगे। बंगाल में से कितने सीटों पे तैयारी है? तो अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन वहां भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां मुजफ्फरपुर में आज विजय सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करेंगे। जमीन से जुड़े विवादों को सुनेंगे। BRABU के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे से संवाद शुरू होगा। जमीन विवाद के निपटारे पर लगातार विजय सिन्हा जोर दे रहे हैं। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम, जहां जमीनी विवाद को सुलझाएंगे विजय सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करेंगे। छपरा के डॉक्टर RC ठाकुर ने हड्डी फ्रैक्चर के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी तकनीक से 35 लाख रुपए तक का महंगा इलाज मात्र 35,000 में संभव हो सका है। ऑर्थो सर्जरी में योगदान के लिए गुवाहाटी में आयोजित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि छपरा, सारण और बिहार के लिए गर्व की बात है।
इनोवेशन अवार्ड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गुवाहाटी IOACON 25 में दिया गया है। और यह अवार्ड पूरा भारतवर्ष में 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिला है, जिसमें बिहार से मेरा ही नाम है। अतः छपरा जिला में जिला का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा नाम आया है। कटिहार में एक युवक का हथियार की ट्रेनिंग देते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक साथ में मौजूद युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पूरा मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के हबीब नगर रामपाड़ा का है। वीडियो में एक युवक समीर आलम हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और उसके साथ युवक है। तो तस्वीर देखिए जहाँ हथियार की ट्रेनिंग देते हैं ये शख्स नजर आ रहा है। हालांकि अंधेरा है तो बाकी कुछ शख्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। देखिए पिस्टल तान रहा है और आसमान की ओर पिस्टल उठाकर ये फायरिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक के बाद एक कई फायरिंग यहाँ पर हो रही है और वो बाकी वहाँ जो युवक है उनको ट्रेनिंग दे रहा है। सर तुम चलाओ इधर ने चल। पटना में ठंड लगातार बढ़ रही है। ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव जलाकर खुद को बचा रहे हैं। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले लोगों के लिए अलाव ही सहारा बना हुआ है। लोगों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तो ये तस्वीर देखिए, अलाव लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। इसी अलाव के जरिए लोग खुद को गर्म कर पा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था अभी नाकाफी है। जायजा लिया है संवाददाता। पूरे बिहार में ठंड प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए खासकर अगर पटना की हम बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह में तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सुबह सवेरे जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उन्हें आग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अलाव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग घर से बाहर निकले हैं काम करने के लिए और जगह जगह यहाँ सड़क के किनारे आग जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अलाव बचा रहा है एकदम बिल्कुल। सरकार की कहीं व्यवस्था नहीं, मतलब अलाव की व्यवस्था नहीं हुई इस बार। कहीं नहीं, खुद ही से आप लोग की व्यवस्था, खुद हम लोग व्यवस्था किए हुए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अभी फिलहाल यही बचा रहा है। बस यही जान है, यही हम। ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ। बहुत ज्यादा ठंड है। बचाव यही है अभी, बस यही बचाव है, आग ही बचाव है हम लोग के। मौसम विभाग भी कह रहा है घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आप लोग की तो मजबूरी है निकलना। मजबूरी है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वो तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो इनकी मजबूरी है। और ये देखिए कि जहाँ भी छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, इस अलाव को सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और चारों तरफ चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी इस आग को चारों तरफ नजर आ रहे हैं। बाबू ठंड लग रही है? हाँ। काहे निकले हो घर से बाहर सामान लाने? हाँ। तो आग थोड़ा सा सेक लिए ना? हाँ। बिल्कुल, तो सभी ये देखिए बाबा भी एक आए हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है तो ऐसे में कोई भी आग को देखते ही नजदीक आ जाता है, पास आ जाता है। बाबा ठंड लग रही है बहुत? हाँ ठंडा तो है। अलाव देखते ही पास आ गए। हाँ। बचा रहा है आग। हाँ। तो लगातार तापमान में गिरावट होने के कारण लोग खुद को अलाव से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह अपने से व्यवस्था कर आग लगा रहे हैं और तापते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अभी तक प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ठंड ज्यादा है, ऐसे में खुद को बचाना है तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी जिले में शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कपकपा देने वाली ठंड से सबसे अधिक परेशानी गरीब तबके के लोगों को हो रही है। राहत के लिए जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। वहीं भयानक ठंड को देखते हुए 24 दिसंबर तक आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद कर दिया गया है।
सीतामढ़ी जिला भयानक शीतलहर की चपेट में है। हालात इस कदर खराब है कि आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से शीतलहर के चलते प्रभावित हो रही है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां शाम ढलते ही सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है। और भयानक शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी के जिला अधिकारी के निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर कक्षा 12 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को आगामी 24 दिसंबर तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भयानक शीतलहर की चपेट में रहने के कारण आम लोग काफी परेशान हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी वैसे लोगों को हो रही है जो रोज कमाकर अपने घर का भरण पोषण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे घर से बाहर निकल रहे हैं और काम करने के दौरान वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है सीतामढ़ी जिला भयानक शीतलहर की चपेट में है और शीतलहर की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।